Hello friend, if I am here, don't go there. I am Mukesh Tiwari from Ada Classes. Today I am going to explain topic momentum. अभी मोमेंटम क्या है, ये मोमेंटम को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले उनके कुछ टॉपिक हैं जो मोमेंटम को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये मोमेंटम क्या होता है, ठीक। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, अचानक से मुझे एक बस धक्का मार देता है, ठीक। फिर मेरी हालत क्या होगी, और मैं फिर सेकंड केस में अगर मैं रोड पे ही आ रहा हूँ और एक साइकिल मुझे धक्का मार देता है, फिर मेरी हालत क्या होगी। देखिए, धक्का तुमको दोनों मार रहा है, ठीक है। एक बस भी कर रहा है, एक साइकिल भी कर रहा है। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, मोमेंटम बस का ज़्यादा होगा, क्योंकि बस उसके पास क्या ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, ठीक। तो जो मोमेंटम हमारा होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड करता है। वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई छोटी सी बॉल है, अगर उसको हम किसी को बहुत तेज़ से मार दें, ठीक है, तो हमको चोट बहुत तेज लगता है, क्योंकि मास तो हमारा कम है ना, लेकिन वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। और ये फोर्स हमारा किसी ऊपर डिपेंड करता है। ये मोमेंटम का फोर्स से क्या रिलेट होता है, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम छोटा सा टॉपिक देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है उसको मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब P इक्वल टू एम इंटू वी, वेयर P इक्वल टू मोमेंटम। मतलब जो P होता है वो मोमेंटम को इंडिकेट करता है। जो मास होता है स्मॉल m होता है, जो वेलोसिटी होता है वो स्मॉल v होता है, ठीक। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी, ठीक। ये हमने एक्सप्लेन ऐसे कर दिया। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, बट वेलोसिटी के पास क्या होता है, हमारे पास डायरेक्शन भी होता है। इसलिए हमारा ये मोमेंटम क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, मास का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। दोनों को अगर हमने प्रोडक्ट कर दिया तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये ऐसा यूनिट हो गया। ग्रेटर द मास और वेलोसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स मोमेंटम। ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि अगर किसी के पास अगर ज़्यादा मास होगा और ज़्यादा अगर वेलोसिटी होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई गेंद अगर आप कैच करते हो, ठीक है, और गेंद बहुत तेज आता है, जैसे कुछ हमारे क्रिकेट में कुछ ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे गेंद बहुत तेज आता है, अगर वहाँ पे अगर आप अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं किए तो बॉडी जो गेंद होता है बहुत तेज लगता है, हाथ पे लगता है, सर पे लग जाएगा, पैर पे लग जाएगा, बहुत तेज लगता है। क्यों, क्योंकि मास का जो उसका जो बॉल का हमारा मास है वो तो बहुत कम है, लेकिन वेलोसिटी उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब जैसे ऐसे अगर हम खेल रहे हैं और नॉर्मल सेट गेंद आया और मैंने क्लिक करके मार दिया, तो गेंद जैसे ही लगता है बहुत तेज जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जो फील्डर होता है उसको एक्शन करने से पहले गेंद निकल जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हमारा मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर भी और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने बोला है, ग्रेटर द मास और वेलोसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स मोमेंटम। मास ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे अगर मोमेंटम में जैसे मैंने एक जैसे कोई आ रहा है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ रहा है और कोई लाइट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर लाइट ऑब्जेक्ट के पास कोई हल्का ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक, और मास हमारा क्या है, नॉर्मल है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है और मास नॉर्मल है, तब पर भी उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। तो मतलब ये मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मास ज़्यादा हो गया तब पर भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तब पर भी हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, अ फास्ट मूविंग ट्रक हैज़ अ मोर मोमेंटम देन अ मूविंग बाइसिकल। अगर कोई ट्रक है, ठीक है, और वो अगर वो क्या होता है, बहुत तेज वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर में, बाइसिकल के। क्यों डिपेंड कर रहा है, क्या, अच्छा ये ट्रक और बाइसिकल में क्या डिफरेंस है, इसके पास हमारा क्या है, मास ज़्यादा है, इसके पास मास हमारा क्या है, कम है। अब ये मोमेंटम जो होता है उससे हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। इसको देख के हम सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है उसको हम देखते हैं।
अब हम देखते हैं अपना मेन टॉपिक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो मैक्सिमम डिपेंड करता है हमारा किसके, मोमेंटम पे। अभी मोमेंटम क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अच्छा, ये जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड किस पे करता है, हमारा फोर्स पे डिपेंड करता है। कैसे फोर्स पे डिपेंड करता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम ज़्यादा फोर्स देते हैं तो उसका ज़्यादा मोमेंटम होता है। ठीक, जैसे अगर मैं खड़ा हूँ, कोई मुझे ज़्यादा फोर्स देगा तो ज़्यादा मैं मूवमेंट करूँगा, कम फोर्स देगा तो कम मूवमेंट करूँगा। ये डिपेंड करता है हमारा जो मोमेंटम, जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। अगर मैं ज़्यादा फोर्स दिया तो ज़्यादा बॉडी मूवमेंट करेगा, अगर मैंने कम फोर्स दिया तो कम बॉडी मूवमेंट करेगा। ठीक है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स देते हैं उस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई मुझे फोर्स देगा तो मेरे बॉडी मोमेंटम होगा। अगर पीछे से फोर्स दे रहा है तो मैं इधर साइड जाऊँगा, तो मेरा जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के जस्ट क्या होगा, डायरेक्शन में ही होगा। क्योंकि जैसे क्या होता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई पीछे से फोर्स दिया तो मोमेंटम मेरे बॉडी से स्टार्ट हो गया। और ये मोमेंटम डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोर्स अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना मेरे ऊपर हमारा फोर्स अप्लाइड होगा उतना मेरा मोमेंटम ज़्यादा होगा और उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्लियर हो गया, ये मेरा दिया हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर कोई बढ़ता है तो वो भी बढ़ेगा, अगर मेरा फोर्स बढ़ेगा तो ये मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटेगा तो मोमेंटम भी घटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, मेरे जेब में पैसा ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा सामान खरीदूंगा, कम पैसा है कम सामान खरीदूंगा। अब ये मत बोलिए कि मेरे पास इच्छा क्या है, मेरे पास इच्छा वगैरह कुछ नहीं है, बस डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। अगर पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे, पैसे कम है तो कम सामान खरीदेंगे। तो मेरा जो खरीदने का हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पैसे के ऊपर। पैसा ज़्यादा खरीदेंगे हम ज़्यादा। ठीक, तो फोर्स अगर हमारा ज़्यादा है तो बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ये जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो डायरेक्शन मूव करेगा वो फोर्स, अब जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होता है उस डायरेक्शन में मेरा बॉडी मूव करेगा। ठीक, अब ये दिया हुआ है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकिंग। ये हमारा मेन क्या होता है, ये फार्मूला होता है। इसी डेफिनेशन की हेल्प से मैंने ये बनाया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर बॉडी चेंज मोमेंटम, अगर फोर्स हमने ज़्यादा किया तो बॉडी का चेंज का जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा, तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, ये टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मोमेंटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर मेरा फोर्स ज़्यादा होगा तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर फोर्स मेरा कम हो जाएगा तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑलरेडी देखिए क्या होता है, ये हमारा मेन है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे मैं एक्सप्लेन करके पूरा लॉ बताता हूँ कि इसका मेन फार्मूला क्या होता है, और ये इसके डेफिनेशन से मैं कैसे फार्मूला को डिराइव करता हूँ। तो ऑलरेडी हमको पता है मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो अगर कोई बॉडी मोमेंटम है तो उसका फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक, चेंज इन मोमेंटम, अगर बॉडी मोमेंट चेंज होगा तो कैसे चेंज होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मास m है, ठीक, जिसका वेलोसिटी u है, अगर उस पर हम एक फोर्स अप्लाइड कर दें तो ये जो u है वो किस में चेंज हो जाएगा, v में। अगर वो u कुछ मूव कर रहा है और मैंने फोर्स अप्लाइड कर दिया तो वो u v में चेंज हो गया, तो ये मेरा हो गया चेंज इन मोमेंटम। ठीक, सपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम u टू v, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है मास m है जिसका वेलोसिटी u है, अगर उस पर हम कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो मान के चलिए कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक से अगर कोई पीछे से फोर्स दिया और आपका स्पीड चेंज हो गया, आपका स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकंड। पहले आपका स्पीड कितना था, पहले आपका स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो जो साइकिल का जो मेरा मास है वो तो बढ़ेगा नहीं ना, मास तो वही रहेगा, क्योंकि चेंजेबिलिटी किस में हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक, तो जो u है, u हमारा दिया हुआ 10 और जो बढ़ के हुआ वो हमारा क्या हो गया v। इसके हेल्प से हम डिराइव करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है v है। ठीक, तब उसका चेंज, जो उसका मोमेंटम चेंज होगा वो क्या होता है। हेलो फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था वो डायरेक्टली क्या था, P इक्वल टू एम वी, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कोई मास हमारा m है,
जिसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा यू है, अगर हमने कोई फोर्स अप्लाइड किया तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वी हो जाता है। ठीक, तो जब वी हो जाता है तब इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू एम इंटू यू। मोमेंटम इक्वल टू एम भी होता है, तो जो इनिशियल हमारा वेलोसिटी होता है हमारा यू है, तो P इक्वल टू यू हो जाएगा, एम इंटू यू। फाइनल मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा P2 इक्वल टू एम इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम एम यू, फाइनल मोमेंटम एम भी। चेंज इन मोमेंटम, अच्छा टोटल मोमेंटम कितना होगा, अगर मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये है, अगर मेरे पास 20 रुपये और आ जाता है, ठीक है, तो कितने का चेंजेबिलिटी हुआ, क्या इसमें चेंजेबिलिटी हुआ, कितना मेरे पास नया आया, तो टोटल क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या है, एम भी है, इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, एम यू है। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1। P2 का जो वैल्यू होता है एम भी, P1 का वैल्यू है एम यू। अगर m दोनों में कॉमन है, m अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा v माइनस यू। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। मैं डायरेक्टली जस्ट फार्मूला पे कोरिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, ये जो मोमेंटम चेंज होगा कुछ टाइम लेगा, तो हम उसको डेल्टा टी लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा टाइम, कुछ टाइम लेगा, तो डेल्टा पी अपन टी इक्वल टू पी एम वी माइनस यू अपन टी। ठीक है, तो ये मेरा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली जस्ट प्रोपोर्शनल हमारा किसके होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम पे होता है। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम का हमारा फार्मूला क्या होता है, एम इन ब्रेकेट वी माइनस यू अपन टी। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इन ब्रेकेट वी माइनस यू अपन टी। ठीक, अच्छा ये वी माइनस यू अपन टी हमको ये देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा देखा लग रहा है, आप इसको बताइए थोड़ा। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, ठीक है, ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपन टी। ठीक, अब ये जहाँ पे v माइनस यू अपन टी दिया हुआ है, इसके प्लेस पे हम क्या राइट कर देंगे, k और a राइट कर देंगे। और ये जो मेरा ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसको अगर जैसे हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है k, जिसका वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो मेरा टोटल फार्मूला हमारा हो जाता है f इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, अगर यहाँ पे k का वैल्यू भी राइट करोगे तो k का वैल्यू अगर 1 राइट करोगे, किसी भी नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, सेम नंबर आ जाता है। तो मेरा हमारा फार्मूला हो जाता है f इक्वल टू एम इंटू ए। मतलब ये जो इक्वेशन होता है हमको रिलेशन बताता है फोर्स का, मास का एंड एक्सेलरेशन का। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको रिलेशन बताता है फोर्स का, मास का एंड एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये ऑलरेडी चेंज द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के ही बेस पे हम सॉल्व करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये आपका दिया हुआ है, टोटल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम 1 टू लाइन बाई लाइन हमारा पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, कोई भी चेंजेबिलिटी नहीं है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, पूरा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक, इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, कैसे इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन बताता है, जो दिया हुआ है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए। या SI यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन। अब ये 1 न्यूटन को अगर हमको एक्सप्लेन करना है, फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सलरेट अ मास 1 kg एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा 1 न्यूटन का मेरा क्या है, मेन डेफिनेशन है कि अगर कोई फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सलरेट अ मास 1 kg, अगर कोई मास 1 kg का है और अगर उसको एक्सलरेट करने के लिए जो हमको फोर्स देना पड़ेगा, जो एक्सलरेट करने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। छोटा टॉपिक है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उस वक्त कोलिजन हम देखते हैं कि जब 2 पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो उनका वेलोसिटी कैसे चेंज होता है। ठीक है, आप देखते रहिए आर्या क्लासेस, आपके साथ ऐसे ही हम बने रहेंगे। थैंक यू।